1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह विभाजन न सिर्फ एक भूगोलिक सीमारेखा थी, बल्कि इससे भावनाओं, संस्कृतियों और परिवारों का भी विघटन हुआ। जब भारत को आजादी मिली, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि देश का बंटवारा करना पड़ा? क्यों बड़े बड़े नेता इसे रोक नहीं पाए? और आज 77 साल बाद भी लोग इस पर बहस क्यों करते हैं? क्या यह सही था या गलत? क्या कोई ऐसा रास्ता था जिससे यह बंटवारा रोका जा सकता था? और असली जिम्मेदार कौन था? बात जब भारत के बंटवारे की होती है, तो इमोशंस हाई हो जाते हैं। भारत में जिन्ना को विलेन माना जाता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पूछेंगे, तो वहां नेहरू और गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस होते, तो शायद यह मामला सुलझ सकता था। लेकिन जब उस दौर में दंगे भड़के, तो लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपने घर छोड़ने पड़े और इंसानियत तार-तार हो गई। लेकिन बंटवारे की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। चलिए, एक-एक कर इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले हमें पीछे जाना होगा 1876 में, जब कराची, जो तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, में एक लड़का पैदा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के दादा पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कराची में की और फिर लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई की। 1896 में वे भारत लौटे और बंबई में अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की। उस दौर में भारत की आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरुआती दिनों में न तो गांधी और न ही जिन्ना इस लड़ाई में ज्यादा एक्टिव थे। ब्रिटिश इंडिया का नक्शा कुछ ऐसा था कि कुछ रियासतें थीं जो ब्रिटिशर्स के अंडर थीं और बाकी ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में थीं। पूरे भारत की कुल आबादी 38 करोड़ थी, जिसमें 65% हिंदू और 27% मुस्लिम थे। लेकिन उत्तर पश्चिम, आज का पाकिस्तान, और उत्तर पूर्व, आज का बांग्लादेश, में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ब्रिटिश सरकार ने यह देख लिया था कि अगर वे हिंदू और मुस्लिमों को आपस में बांट दें, तो भारत को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और इसी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम अधिक थे, और पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू अधिक थे। इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन मुस्लिम नेताओं के एक वर्ग को इसमें अपना फायदा दिखा। यही वह मोमेंट था जब हिंदू मुस्लिम एकता को पहली बार सीधा झटका लगा। 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान यह चर्चा हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका मकसद था मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक आवाज उठाना। इस दौरान जिन्ना कांग्रेस में थे और खुद मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर सब कुछ बदल गया। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को और मजबूत करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग मुस्लिम वोटिंग सिस्टम, का ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह था कि मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव होंगे, जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। यह कदम हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच और भी बड़ी दरार पैदा करने के लिए था। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि यह भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की शुरुआत थी। लेकिन मुस्लिम लीग इसे अपनी जीत मान रही थी। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे जिन्ना भी मुस्लिम लीग के करीब आते गए और 1920 के दशक में कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। 1930 तक मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग पाकिस्तान की मांग करने लगी। क्या यह पार्टीशन रोका जा सकता था? कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सही समझौता हो जाता, तो भारत का विभाजन टल सकता था। लेकिन 1946 से 47 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि विभाजन टालना असंभव हो गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जिन्ना, नेहरू, गांधी, हर किसी की अपनी भूमिका थी। आज भी यह सवाल बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर पार्टीशन नहीं होता, तो सांप्रदायिक हिंसा और बढ़ सकती थी। वहीं
कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बड़ी ऐतिहासिक गलती थी, जिससे लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों बेघर हो गए। साल 1909 जब ब्रिटिश सरकार ने मॉलेमिंटो रिफॉर्म्स लागू किए, तब भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। मुस्लिम लीग की मांग पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग चुनावी व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह था कि अब मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव होंगे, जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे और मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे। इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और सेंट्रल प्रोविंस जैसे बड़े राज्यों में मुस्लिमों के लिए रिजर्व सीटें तय कर दी गईं। इस फैसले से मुस्लिम लीग बेहद खुश हुई और पूरे भारत में उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह कांग्रेस के समानांतर एक बड़ी पार्टी बन गई। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले से ही कांग्रेस में थे, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पूरी तरह नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ जाएं, तो भारत को आजादी जल्द मिल सकती है और हिंदू मुस्लिम एकता बनी रह सकती है। कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को अपने साथ रखना चाहती थी, ताकि भारत धार्मिक आधार पर और ज्यादा न बंटे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं की 1916 में लखनऊ में एक मीटिंग करवाई, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लिया, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव कराने पर सहमति दे दी। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही धर्म के आधार पर राजनीति के खिलाफ थी, लेकिन आजादी के संघर्ष में मुस्लिमों का समर्थन पाने के लिए उसने यह समझौता कर लिया। इसी दौरान महात्मा गांधी भारत लौट चुके थे और कांग्रेस को एक नई दिशा देने लगे। गांधी जी को लगा कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो आजादी जल्दी मिल सकती है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इसका कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खलीफा, मुस्लिमों के धार्मिक नेता, को हटाने का फैसला किया था, जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम नाराज हो गए थे। भारत में भी अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने इसे समर्थन देने का फैसला किया। गांधी जी ने हिंदुओं से अपील की कि वे भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी इसका समर्थन किया, जिससे कांग्रेस का प्रभाव और बढ़ा और मुस्लिम लीग कमजोर पड़ने लगी। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, लेकिन जिन्ना इस तरीके से खुश नहीं थे। जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब धार्मिक आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जो उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से इस्तीफा दे दिया और लंदन चले गए। ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ चुका था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए, तो भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1923 में पंजाब में म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, जिसमें मुस्लिमों के लिए और ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी गईं। इससे हिंदू नाराज हो गए और हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी संगठन बननी शुरू हो गईं। हिंदू महासभा कहने लगी कि अगर मुस्लिमों को अलग चुनावी अधिकार मिल रहे हैं, तो हिंदुओं को भी मिलने चाहिए। इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लगा और अंग्रेजों को यही चाहिए था। अब कांग्रेस पर हिंदुओं का भी दबाव बढ़ने लगा कि वह मुस्लिमों को और ज्यादा रियायतें न दे। अब तक मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम अधिकारों की मांग कर रही थी, लेकिन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने पहली बार अलग मुस्लिम राज्य की मांग रखी। उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिलाकर एक मुस्लिम राज्य बना दिया जाए। हालांकि तब भी यह मांग एक अलग देश की नहीं, बल्कि सिर्फ एक अलग राज्य की थी। पाकिस्तान शब्द पहली बार 1933 में इस्तेमाल हुआ, जब चौधरी रहमत अली नाम के एक छात्र ने नाउ और नेवर नाम का पर्चा छापा, जिसमें पंजाब, पी, अफगान, कश्मीर, के, सिंध, एस और बलूचिस्तान, टैन को मिलाकर पाकिस्तान नाम सुझाया। 1934 में लियाकत अली खान लंदन जाकर जिन्ना से मिले और उनसे मुस्लिम लीग में वापस आने और अलग देश की मांग करने के लिए कहा। 1934 में जिन्ना भारत लौटे,
मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और पूरी पार्टी को नए तरीके से संगठित किया। अब उन्होंने टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, को पूरी तरह अपनाया। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में चुनाव कराए ताकि यह तय किया जा सके कि भारत की आजादी के बाद सत्ता किसे मिलेगी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 923 सीटें जीतीं, ज्यादातर हिंदू बहुल इलाकों में। मुस्लिम लीग ने 425 में से 90% सीटें जीतीं, मुस्लिम बहुल इलाकों में। इसका मतलब यह निकला कि अब मुस्लिम लीग को भारत के मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिल चुका था और पाकिस्तान बनने की राह साफ हो गई थी। अब ब्रिटिश सरकार भी समझ गई कि भारत को एक साथ रखना नामुमकिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बन गया। लेकिन यह बंटवारा इतना खौफनाक था कि लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। साल 1946 ब्रिटिश सरकार जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना चाहती थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिल रहा था। इसलिए ब्रिटेन ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा ताकि आजादी का सही रास्ता निकाला जा सके। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 24 मार्च 1946 को ये 3 मंत्री भारत पहुंचे और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं के साथ मीटिंग्स करने लगे। लेकिन नेहरू और जिन्ना अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहे। जब कई हफ्तों की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने खुद ही एक प्लान जारी कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का कोई पार्टीशन नहीं होगा। भारत को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप अ हिंदू बहुल राज्य, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा। ग्रुप बी मुस्लिम बहुल राज्य, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ग्रुप सी बंगाल और असम। हर ग्रुप अपना खुद का संविधान बना सकता है। केंद्र सरकार के पास सिर्फ विदेश नीति, रक्षा और वित्त का अधिकार होगा। 5 साल बाद कोई भी राज्य अपने ग्रुप से बाहर निकल सकता है। मुस्लिम लीग को यह प्लान फायदे का सौदा लगा, क्योंकि इससे उन्हें धीरे धीरे एक अलग पाकिस्तान बनाने का मौका मिल सकता था। जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे चुनौती दी। नेहरू ने कहा कि राज्यों को किसी भी ग्रुप में शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कांग्रेस चाहती थी कि केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी जाए। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की इन मांगों से सहमत हो गई, जिससे जिन्ना नाराज हो गए और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को खारिज कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने के बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। उनका कहना था कि अब मुस्लिम लीग खुद अपने दम पर पाकिस्तान हासिल करेगी। लेकिन यह डायरेक्ट एक्शन एक भयानक नरसंहार में बदल गया। कलकत्ता में भयानक दंगे हुए, 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। बंगाल के मुस्लिम लीग मुख्यमंत्री ने पुलिस को हटवा दिया, जिससे हिंसा और बढ़ गई। धीरे धीरे यह दंगे पूरे भारत में फैल गए। बिहार, यूपी, पंजाब, असम, बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 1 साल तक हर दिन 200 से 300 लोग मारे जाते रहे। कांग्रेस ने शुरू में जिन्ना के इस कदम को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके थे। जब हालात और खराब होने लगे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 28 फरवरी 1947 को संसद में ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। इसका मतलब था कि भारतीय नेताओं को जल्दी से कोई समाधान निकालना होगा, नहीं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अब नेहरू और जिन्ना दोनों पर दबाव था कि वे जल्द से जल्द कोई फैसला लें। कांग्रेस, जो अब तक पार्टीशन के खिलाफ थी, पहली बार इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गई। ब्रिटिश सरकार ने अब अपने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा ताकि जल्दी से कोई हल निकाला जा सके। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया गया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश क्राउन के अधीन डोमिनियन स्टेट्स रहेंगे जब तक कि वे अपना संविधान नहीं बना लेते। पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होगा ताकि हिंदू और सिख भारत में रह सकें। भारत और पाकिस्तान के बीच सेना, रेलवे,
फाइनेंशियल एसेट्स बराबर बांटे जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आजाद हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करने के लिए ब्रिटेन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी। रेडक्लिफ ने 3 हफ्ते में भारत का नक्शा देखकर एक लाइन खींच दी, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, आधा भारत को और आधा पाकिस्तान को दिया गया। बॉर्डर का फैसला 17 अगस्त 1947 को घोषित हुआ, यानी आजादी के 2 दिन बाद। लोगों को पता ही नहीं था कि वे किस देश में हैं। कुछ लोग 15 अगस्त को भारत में थे, लेकिन 17 अगस्त को पता चला कि वे पाकिस्तान में हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती माइग्रेट करना पड़ा। ट्रेनों में सिर्फ लाशें मिलती थीं, क्लेआम इतना भयानक था कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। महिलाओं का अपहरण, रेप, आगजनी, इंसानियत शर्मसार हो गई। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहले ही सहमत हो जाते, तो क्या यह खून खराबा टाला जा सकता था? क्या ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर भारत को धर्म के आधार पर बांटा? अगर बंटवारा नहीं होता, तो क्या भारत आज ज्यादा मजबूत होता? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।